Namaste, everyone. Nice to see everybody's smiling faces after wonderful yoga. I'm Vinita. So today, since we started this knowledge series, and today we are so fortunate to have our Bhai Sahab Megha Shyamji, and he has so many degrees. You know, he has done a lot in his life. So I would really appreciate if he can talk something about that, because he was a private investigator and detective. So it's wonderful to know some of those stories, that how you can catch hold of some criminals or some other people, to know their mind also. And then he has worked in many different organizations, and he has earned a lot of degrees also. So maybe now I don't want to waste any time. I will give it to Bhai Sahab Megha Shyamji to talk about himself a little bit, and then talk about whatever that he wants to give us some knowledge about. Thank you so much. नमस्कार। नमस्कार जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। 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 मैं जो विषय लेके बैठा हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो पूरे दुनिया में परिवार से संबंधित है। और परिवार की परिभाषा तो सभी को मालूम है, लेकिन उसमें हम लोग कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि परिवार टूटने के कगार पे आ जाता है, जिसमें हम अपना अहंकार भी बोलते हैं। और उसके कारण हमारे परिवार से जो बच्चे हैं, उन पे एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ना चालू होता है, और वो जुवेनाइल क्राइम के तरफ, ये बाल अपराध की तरफ चले जाते हैं। मैं ज्यादा तो इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न है कि हम लोग कई बार कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम अपने को अपने कार्य में इतना व्यस्त कर देते हैं कि हम घर के तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। और हमारा घर टूट चुका है इसलिए क्योंकि बुजुर्ग हम लोगों के बीच में नहीं है। बुजुर्ग जब रहता है तो बच्चे लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान रहता है। अब बुजुर्ग घर में नहीं है, बच्चे लोग अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, और इसी बीच में घर में कलह भी बनता है। और कलह होने के बाद, झगड़े होने के बाद परिवार टूटना चालू होता है, और उसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ता है। और वो बच्चे लोग अगर बुरे संगत में आ जाए तो उनको ड्रग की आदत हो जाती है, ड्रग के लिए चोरियां करना चालू होता है। उसमें एक मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण दूंगा। मैंने केस इन्वेस्टिगेशन किया था। एक माँ मेरे पास अपने बच्चे की एक शिकायत लेके आई कि मालूम नहीं वो कौन सा नशा करता है, ना वो ड्रग लेता है, लेकिन नशा करता है, और वो नशा के लिए पैसे घर से चोरी करके ले जाता है। तो मैंने वो इन्वेस्टिगेशन में देखा, वो लड़का ना, इंडिया के अंदर अपनी मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होती है, उसमें पेट्रोल की जो टंकी होती है, उसमें वो ढक्कन खोल के उसकी जो जो पेट्रोल की गंध होती है वो सूंघता था, और उसका नशा लेता था। और उसके बाद कई दिन तक घर से लापता हो जाता था। और एक बार उसको चोरी करते पुलिस ने पकड़ लिया। अब उसको घर वाले बोले कि इसको कैसा समझा, बोला ये तो साइकोलॉजिकली आपको ट्रीट करना पड़ेगा। उसको पूछा मैंने कि आप क्या 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 प्रॉब्लम, तो बोले मेरे परिवार में मेरे जो हस्बैंड है वो जॉब पे बाहर है, और मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन किसी कारण से सोशल वर्क में मेरे को जाना पड़ता है, तो मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं रहता। और वो बच्चा यानी बुरे संगत के अंदर जाके चोरियां करना चाहता, तो हम उसको कैसे रोकें? तो हमारे घर में अगर बुजुर्ग है, बड़े हैं, जैसे
नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, तो कम से कम वो लोग उस पर ध्यान दें। और हमारे जो घर अभी है, करीबन आप ये समझेंगे, अभी जैसे हम कोविड के युग में चल रहे हैं, उसके पहले हमारे जो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के पश्चात घर टूटने चालू हुए, तो उसमें परिवार भी टूटे, काम धंधे करने के लिए टूटे, बाहर चले गए और बुजुर्ग घर में नहीं रहे, तो उसका असर बच्चों पे पड़ा और बच्चे लोग बिगड़ने चालू। तो हम उसको कैसे सुधारें? तो हमारे यहाँ एक ही तरीका हो सकता है, हम कर सकते हैं कि हम कम से कम बच्चों पे 4 घंटा 5 घंटा हम अपना ध्यान दे सकें। अगर नहीं दे सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे यही एक बताना था। और कई ऐसे इन्वेस्टिगेशंस भी है। अब जैसे परिवार को मजबूत करने का जरिया क्या हो सकता है, ये आप मुझे बता सकेंगे? वही है, पहला तो यही है कि परिवार मजबूत करने के लिए कि आपको टाइम, जो क्वालिटी टाइम, नॉट कि आप सारा दिन साथ में, बट क्वालिटी टाइम और जो वैल्यूज हैं वो बच्चों को दी जाए फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारी एथिकल वैल्यूज क्या हैं, नो, इंस्टेड ऑफ हम शुरू से ही बच्चे को नर्सरी में डाल देते हैं और उसको कहते पढ़ो, ABC सीख के आओ, ये करके आओ, काउंटिंग सीख के आओ, बट अनलेस वी गिव दोज एथिकल जो हमारी वैल्यूज है, वो बिकम्स अ बेस फॉर द चिल्ड्रन। फिर वो कहीं जाके वो थोड़ा सा सोचते हैं, अगर दे गेट इनटू सम रॉन्ग कंपनी, तो वो उस चीज को याद रखते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं कि इन द बिगिनिंग वी कैन गिव देम। नहीं, one can start with they should take dinner or lunch at a time combined. Everybody should be there. Starting is from here, I think. बराबर है। And sometimes क्या होता है कि कई पेरेंट्स जो हैं जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। मॉर्निंग में वो टाइम दे सकते हैं, वो अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा उनको कि वो जल्दी उठें। अगर उनको सपोज 9 o'clock पे जाना है तो उनको 6 o'clock पे उठ जाना चाहिए। फिर बच्चों को भी उठा के उनके साथ बात करनी चाहिए। वो स्कूल जाते हैं, फिर रात को मतलब क्वालिटी टाइम उनको 1-2 घंटे जरूर देना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए तुम्हारे स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई, तुमने कैसे टाइम स्पेंड किया। तो मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए फैमिली का आपस में, तब ये इकट्ठा हो सकता है, तब ये हो सकता है। और डिसिप्लिन, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि जो परिवार जो दया पे टूटते हो, हमारे ना समझी से टूटते हैं। हाँ, सही। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं समझती हूँ कि एक माँ जो है उसका बहुत बड़ा रोल है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। तो मेरे अपने घर में ही 1-2 लोग ऐसे खराब हुए जो कि माँ ने झूठ बोला, चोरी उनको पैसे दिए और उनको चेक नहीं करा। मेरे मामा का बेटा, सगे मामा का बेटा MA पास था और उसने घर से पहले माँ ने चोरी पैसे देने शुरू करे, फिर उसने अपने घर से ही चोरी करी लाखों की, और आज उसको माँ बाप ने फारकती दे दी एंड में। आज पता नहीं वो कहाँ है। तो माँ का बहुत बड़ा रोल है, मैं सोचती हूँ कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में सबसे पहली गाइडेंस जो है वो माँ को देनी चाहिए, ताकि वो चेक रखे बच्चे पे और उसका भविष्य तभी सुधर सकता है। इसलिए तो भगवान के बाद माँ का महत्व है। मेरी भी यही ओपिनियन है। जब भी पहला बार गलती हुई, जब भी माँ यदि उसको रोक लेती है, टोक लेती, तो आगे से बच्चा दोबारा से वो बात नहीं करता। और आपका पॉइंट कहने परिवार में आपसी समझ होनी चाहिए और समझाइश होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। संभालना, समझाइश देने के लिए तो समझाइश जरूरी है। यस, और वो बड़ा दे सकता है। हाँ, और बुजुर्ग जो होगा उसका अनुभव, वो बुजुर्ग जो होगा वही ज्यादा दे सकता है, क्योंकि हम जो एक जैसे हम भी उसी युग से गुजर चुके जो आज के बच्चे हो कुछ। यस, सबके पास बुजुर्ग तो नहीं होते ना, सब जगह तो बुजुर्ग नहीं जा सकते। मतलब कई बार क्या पेरेंट्स भी जॉब कर रहे होते हैं, बच्चे भी जॉब करते हैं, बच्चे कहीं और हैं,
पेरेंट्स कहीं कोशिश और ये है। होनी चाहिए हाँ कि हमारा बुजुर्ग हमारे साथ रहे। हाँ एक बात है, आफ्टर फैमिली रिटायरमेंट, होगी हम लोगों की। आफ्टर रिटायरमेंट। पेरेंट्स को खुद ही अच्छे बनना चाहिए, ताकि बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे ना। हाँ। ये तो पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए सबसे पहले, हम्म। तो उनसे ही वो सब चीजें ऑटोमेटिकली सीखेंगे। हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, जो देखेंगे। अगर एक मेरा हस्बैंड अपनी माँ के पाँव छू रहा है, तो मेरा बच्चा भी आज सीखा हुआ है वो चीज। सही है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, खुद ही अच्छे बनना पहले, तभी आप उनसे अच्छा एक्सपेक्ट। और हस्बैंड वाइफ का, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर कोई आपस में फ्रिक्शंस भी होती है या कोई बात होती है, बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। अगर मदर एक बात कहती है बच्चे को, भाई तुमने ये काम नहीं करना, तो फादर के पास जाता है वो बच्चा, भाई हाँ पापा को, ठीक है पापा ने बोल दिया कर लो, तो फिर वो बच्चा बिगड़ेगा। ठीक है, मदर ने अगर बोला है नो मीन्स नो, फादर ने बोला है तो नो मीन्स नो, दोनों मतलब यस नहीं होनी चाहिए। एक ने अगर नो बोला तो दूसरी तरफ से यस नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें बच्चों को ये नहीं चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों। हाँ यस, कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई जो मम्मा ये तो order मना है, कर रही है और पापा ने यस कर दिया है। पर बच्चे की गलती नहीं छुपानी चाहिए। हाँ हाँ, जहां पर जैसे इन्होंने ये कहा कि वो उसने अपनी शायद बच्चे की गलती छुपाने के लिए वो पैसे देती रही उसको, और वो टू कम टू अ पॉइंट कि उसने कहा कि चोरी करना बड़ा इट्स ओके, दैट्स व्हाई इट केम टू इन हिज माइंड कि भी चोरी करना ठीक है, जब माँ मेरी गलतियां छुपा रही है तो इट्स ओके इफ आई डू एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो बढ़ती जाती है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं उनको प्यार से बैठ के समझाएं कि भाई दिस इज, इसके रिपरकशन हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी डिफरेंट देन फ्रॉम आवर जनरेशन। हम लोग जो पेरेंट्स कहते थे हम मान लेते थे, अब आजकल के बच्चे जो है ना वो दे वांट टू नो द रीजन, हर बात के लिए क्यों, कैसे, व्हाट, हाउ, ऑल दीज थिंग्स दे आस्क। तो उसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव देम अ नाइस रीजंस फॉर नॉट डूइंग समथिंग। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं वो चोरी नहीं करते, चोरी के हिसाब से वो चीज को नहीं लेते। कई बार स्कूल में जाते हैं, किसी बच्चे की बड़ी अच्छी लगती है चीज, तो वो ले लेते हैं बच्चे। अच्छा, पेरेंट्स कई बार मतलब बैग भी चेक करना चाहिए। चेक करते हैं, किसी बच्चे की चीज देखी, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि ये किसकी है, वापस दे के आओ। तो उस बच्चे को भी पता लगता है क्या ठीक है क्या गलत है। नहीं तो वो क्या है, एक दिन लाएगा, फिर किसी की अच्छी लगेगी फिर ले आएगा, फिर अच्छी लगेगी फिर लेके आएगा। तो पेरेंट्स को वहीं पे स्टॉप लगाना चाहिए कि नहीं, किसी की चीज नहीं करवाओगे तो फिर उसे नहीं पता चलेगा। किसी की चीज नहीं लेनी, तो अपनी ही लेनी है, तो फिर उसमें ये बात नहीं आएगी। बस यही है मेरा एक है। हाँ आप अपने और एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे। जी हाँ बोलिए। बोलिए निर्मल जी। मैंने कहा आप अपने, इनके लिए, श्याम जी के लिए कह रही हूँ, अपने और एक्सपीरियंसेस हमें बताएं। जी जी। अब इन्वेस्टिगेशन में तो मैंने कुछ, अब आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, वो मेरी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक क्षण रहा है। और एक स्कॉटलैंड में एक परिवार था, अभी थोड़ा सा देखो मैं सुनाना चाहती हूँ, आवाज नहीं आती। उसका फैमिली के मतलब मेंबर्स 1984-85 की बात है, उसका इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आया था इंडिया में, जिसमें अपना साउथ एशियन कंट्री में उनका कहाँ काम किया है। तो जो व्यक्ति आया था वो 1925 में हिंदुस्तान में बंगाल नागपुर रेलवे करके उसमें एज ए गार्ड करके ज्वाइन किया, और 1947 को इंडिया 47 में इंडिया स्वतंत्र हुआ, और 31 अगस्त को वो रिटायर्ड होके वो हिंदुस्तान छोड़ के चला गया। तो उस परिवार की जानकारी मुझे निकालनी, तो
उस परिवार का, अच्छा जिस ये जो 47, जबकि मेरा जन्म जो है 1949 का है, यानी दो साल बाद का है, और मेरे पास वो केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया 82-83 के दरमियान। अब हम लोग सोचते रहे कि इसको कैसा निकाला जाए कि प्रॉपर्टी। तो हमारे कुछ कलीग्स थे जो रेलवे से भी काम करते थे, जो मेरे यहाँ ज्वाइन किए। बोले साहब, बोले एक काम किया जा सकता है कि हम गार्डन रिच वर्कशॉप से हम निकालेंगे इसको। गार्डन रिच वर्कशॉप ये कलकत्ता में है, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। तो किस तरह से निकाला जाए? तो इस व्यक्ति के रेलवे पासेस, जो रेलवे पासेस मिलते हैं, छुट्टियों के पासेस मिलते हैं, ये कब कब उसने लिए है। तो उसके लिए फिर क्या करने का, तो नागपुर में ही कुछ लोग ऐसे स्कॉटिश परिवार थे जो रेलवे में ज्वाइन किए थे। उसमें का एक व्यक्ति हमारे इलाके में रहता, उससे बातचीत किया मैंने। तो बोले साहब, बोले ये व्यक्ति तो था, लेकिन ये शायद ऑस्ट्रेलिया चला गया। बोले इसके बारे में कौन बताएगा? तो बोले यहाँ एक चर्च से पता चलेगा। तो मैं चर्च में गया, तो वहां पे उसका रिकॉर्ड मिला। तो रिकॉर्ड से पता चला कि उसके एक रिश्तेदार वर्ल्ड वॉर सेकंड जब होने के पहले जर्मनी में ब्रिटिश इंडिया के तरफ से हॉकी मैच के लिए वो गया था। नहीं, हॉकी नहीं, फुटबॉल मैच के लिए खेलने गया। उस परिवार को ढूंढ के निकाला, वो नागपुर में था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि साहब आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी बिलासपुर में। जब बिलासपुर में पहुंचा मेरे टीम के साथ, अब उस वक्त जो व्यक्ति मुझे मिला उसकी उम्र थी उस वक्त 85 ईयर्स ओल्ड। अब उससे इंक्वायरी क्वेश्चन कैसा करना, उससे बातें कैसा करना, उसके साथ हमको सुबह से शाम तक के बैठना पड़ता था। तो जब बातचीत चलती थी तो बात में से बात निकल के दूसरी जगह चला जाता था। तो वो बात करते करते हम 3 दिन के बाद हमको पता चला कि ये व्यक्ति रिटायर होने के बाद यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी बेच के ये ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो उसकी पूरी डिटेल निकाला, मैंने भेजा। तो रीडर डाइजेस्ट में भी इसकी कहानी, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसका मेरे को बाकायदा एप्रिसिएशन लेटर भी इंग्लैंड से आ चुका आज भी। वो एक इन्वेस्टिगेशन में रहा था। और उस फैमिली के जो मेंबर्स थे, जो जिसको बोलेंगे आप जन्म से लेके जो पेट में बच्चा है वहां से लेके मृत्यु तक के 1 लाख थे, पूरे ऑल वर्ल्ड। क्या 1 लाख थे? फैमिली मेंबर्स। अच्छा, फैमिली मेंबर्स, ओके। पूरे दुनिया के अंदर। हाँ हाँ, पूरे दुनिया में हो जाते हैं। हाँ, तो वो जो स्कॉटलैंड से निकला था जॉब करने रेलवे के अंदर, डेविडसन फैमिली है वो 1 लाख थी जिस वक्त मेरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। अब सर थोड़ा कोविड-19 पे भी कर लो। अभी कोविड-19 ऐसा है, नहीं, उसका क्या फायदा है, क्या होना चाहिए, तो क्या आदमी आना चाहिए, या दवाई की वेट करनी चाहिए, या उसके लिए क्या होगा कि क्या आदमी बचाने चाहिए या कि अपने इकोनॉमी बचानी चाहिए? सभी देखो, सब बोलो, सबके पास है कि क्या इकोनॉमी बचनी चाहिए या आदमी बचने चाहिए या आदमी चले जाने चाहिए? दोनों बचने चाहिए। दोनों की जरूरत है। दोनों की दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों एट ए टाइम एक होता है। पहले तो लाइफ बचनी चाहिए। लाइफ बचाओगे तो जैसे इंडिया में हो रहा है, आदमी इधर के उधर जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, तो वो काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी। आपको अगर आदमियों को रखेंगे और वो करेंगे तो जरूर एक दूसरे को लगेगी। ये बीमारी जो है ये एक दूसरे को लगेगी ही लगेगी। और सब आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो एक दूसरे से 6 फुट का या 8 फुट का डिस्टेंस या 3 फुट का भी डिस्टेंस नहीं रख के चलते। वो तो कंधे पे हाथ रख के चलते हैं सब लोग। इसको हम आप एक बोलेंगे
तुम्हारी पिक्चर आई ये जो कोविड का एक दुश्मन, अज्ञात दुश्मन है जो हमें दिख नहीं रहा, पिक्चर आई। और ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। और लड़ाई लड़नी है, इकोनॉमी भी तो जरूरत पड़ेगी, हमारे भी मैं लेकिन उसके लिए सोर्सेस। अच्छा, दूसरी बात है कि हर हिंदुस्तान की बात मत करो, आप अमेरिका कहीं भी में ले बात लो, करो, मैं तो एक सब दुनिया में एग्जांपल बात दिया करो, कि लोग भाग रहे हैं इधर से, भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। वो तो भागने की बात हो रही है कि हाँ। कैसे भाग रहे हैं। हाँ। तो अगर कल को आप इकट्ठा करोगे, कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस या कुछ भी चलाएंगे, तो वो आदमी इमीडिएटली मिलेंगे नहीं, और दूसरी उसको बात इसका हम मतलब लोग चालू करने में भी महीनों लगेंगे। और दूसरी बात, ये जो कोविड को बढ़ाने का जो दोष है, हाँ, कोविड बढ़ाने का दोष है वो हम लोगों का ही है कि हम ऐसी भी वो तो अफवाह दोष फैला तो रहे हैं, सारे अपने हैं, कोई अपने आप हम नहीं ऐसी आया। अफवाह फैला रहे हैं, रूमर्स दे रहे हैं कि लोग जो अच्छे जो समझदार है वो भी बेवकूफी कर रहे हैं। वो तो उनमें होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते, पर जो बेवकूफी ऐसे करते हैं वो बात भी करते हैं, और जो समझदार होते हैं वो बात ही नहीं करते, वो चुप रह जाते हैं, कहते हैं ठीक है। बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा कि भैया लोगों हम बचेंगे तो लोग भी बचेंगे। यस, यहाँ से शुरुआत करना है। वही आदमी ये लोग सोचे नहीं चाहते कि हैं। मैं उसको बीमारी दूंगा इसलिए मैं नहीं जाऊं। पहले तो यही सोच के करे कि मैं मुझे पता है कि नहीं है, पर मैं ऐसा फील कराऊं कि मेरे को है, तुम बच के रहो, तो उसको बचाओ। उसे भी यही होगा कि हाँ मेरे से ये बच के चल रहा है तो मैं भी किसी से बचूं, या मैं भी उसे बचाऊं, तभी ये जा सकता है। और इकोनॉमी तो अब क्या है, कहीं की भी ले लो। अब यहाँ तो क्या है भाई, इकोनॉमी नहीं है, आदमी गए, आदमी आते रहेंगे क्योंकि यहाँ आते रहते हैं। कोई भी अराउंड 30% पीपल आर फ्रॉम लोकल, बाकी तो सब 70% तो बाहर के ही हैं, चाहे उन्होंने बाद में यहाँ आके ले लिया, सिटीजनशिप ले ली, रहने लग गए, पर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। अब दूसरे कंट्रीज में जहाँ इकोनॉमी जो है जा रही है, उसका क्या होगा? साउथ अफ्रीका में देख लो, वहां भी बिल्कुल बंद है सब कुछ, और बंदे भी मतलब सब कुछ बंद होते हुए भी लाखों में चले गए। साउथ अफ्रीका एरिया में मोर देन 1 लाख पीपल हैज डाइड। वही और वो पर कंट्रीज कही हैं, 15-20 कंट्रीज हैं, उनमें सब में मिला के। पर देखा जाए क्योंकि अब कोरोना ने तो साथ में रहना है जब तक कुछ कोई ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आ जाती है। सो वी हैव टू लिव विद दिस जो वॉर है इसके साथ। ये तो एक डॉक्टर ने बोला ही है, इफ यू नो अपना इम्यून सिस्टम जो है, बिकॉज आपकी ये जो बीमारी का इलाज भी आपके अंदर है, तो वो लोगों को जितना भी एजुकेट कर सके हम अपनी तरफ से कि इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिल्कुल कि इम्यून सिस्टम के कई ऐसे फूड हैं जो हमें खाने चाहिए, कई ऐसे जो हमारे आजकल वही है कि देखिए हल्दी जो है, अदरक है, एंड लहसुन है, प्याज है, गार्लिक है, ऑल दीज थिंग्स आर वंडरफुल वे टू मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज एंड योगा एंड प्राणायाम, ये जो इतनी नेचुरल चीजें हैं, इफ वी कैन हैव दीज थिंग्स, make them across the other people also around you, maybe कि अपने आसपास भी जो हैं उनको ही थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश करें कि भाई इनसे हम कैसे हम लड़ सकते हैं without till we have the vaccine. So immune system is the main thing, that if you make your immune system strong, so you cannot really touch by this virus or any kind of a virus. That's why they say if your inside is strong, no virus, bacteria can touch you. If you are physically strong, no outside a person can attack you. They will think twice कि भाई हम इतना ये ताकतवर है, इसीलिए जो पहलवान लोग होते हैं उनसे लोग डरते हैं, because physically they are very strong. Yeah. But at the same time we have to keep our inside also internal system very strong. So I think that way immune system we should all start working on that.
नहीं, कुछ डॉक्टर्स का तो अभी ये कहना है कि ये रहेगा। हाँ, जैसे वही है। जैसे अब बरसात के दिनों में मलेरिया